कानूनी तौर पे ये सही है कि हमारे देश ने जो रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन करने का फैसला नहीं किया। उसकी कुछ बंदिशें हैं जिसको हमने नहीं माना, लेकिन और उस पर क्यों हमने नहीं साइन किया वगैरह वो बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत सारे और अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, कानून हैं हमारे देश। जैसे शेरल ने कहा था कि जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, वो हर इंसान जो इस देश में रहता है, हर नागरिक के लिए सीमित नहीं है। द राइट टू लाइफ हर इंसान का है और उसके तहत उन्हें उस अधिकार से वंचित कोई भी सरकार करने का हक नहीं। इतनी भी इजाज़त हम नहीं दे रहे हैं कि 22,000 लोग जिनको ये खतरा है कि उनको अपने देश में नरसंहार का सामना, उनको अपने परिवार को सामना करना पड़े, औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को हम डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हैं। एक बार फिर डिटेंशन सेंटर हम कल्पना नहीं कर सकते डिटेंशन सेंटर क्या है। जेल कुछ हद तक हम समझते हैं, जेल से भी बदतर हालत। और मैंने खुद जो डिटेंशन सेंटर असम में थे, प्रशांत जी के साथ हमारा पिटिशन उसके बाद हुआ। मैं पहला अशासकीय व्यक्ति था जो उन डिटेंशन सेंटर में गया, और नरक के नज़दीक अगर मैंने कोई जगह देखी है वो डिटेंशन सेंटर है। मुझे गर्व है मैं उस देश का निवासी हूँ जिसने हर मज़हब, हर देश के पीड़ित जो इंसान हैं उनको उन्होंने पनाह दी है इस देश में। वो देश आज कहाँ पहुँचा है उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत, हम लोग सब इकट्ठा होके यहाँ आए हैं। उसके कानूनी पहलू भी हैं और मानवीय पहलू भी हैं, और मैं दोनों पे थोड़ा सा जोर देना चाहता हूँ। कानूनी तौर पे ये सही है कि हमारे देश ने जो रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन करने का फ़ैसला नहीं किया। उसकी कुछ बंदिशें हैं जिसको हमने नहीं माना, लेकिन और उस पर क्यों हमने नहीं साइन किया वगैरह वो बड़ा सवाल है। लेकिन बहुत सारे और अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, कानून हैं हमारे देश का। जो जैसे शेरल ने कहा था कि जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, वो हर इंसान जो इस देश में रहता है, हर नागरिक के लिए सीमित नहीं है। द राइट टू लाइफ हर इंसान का है और उसके तहत उन्हें उस अधिकार से वंचित कोई भी सरकार करने का हक नहीं रखती है। रोहिंग्या का जहाँ तक सवाल है, रोहिंग्या आई थिंक कई लोगों ने कहा है कि दे प्रोबब्ली द मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। बहुत सारे जगहों में बहुत सारे समूह को हिंसा और अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज कई लोग मानते हैं कि रोहिंग्या से ज़्यादा पीड़ित कोई भी समाज नहीं है, और उन अपने देश में रहने से जो हालात जिसका वो सामना कर रही है, दी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 2018 में ये घोषित किया कि वो एक नरसंहार का सामना कर रहे हैं। ये बहस का विषय नहीं है, ये माना गया है बाय द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कि रोहिंग्या के लोग नरसंहार का सामना कर रहे हैं। अब नरसंहार का मतलब इंसानी तौर पे मैं हम सब मान लीजिए कि आप ऐसे हालात में जी रहे हैं जहाँ आपके कोई हक नहीं है, आपको हक रखने के ही हक नहीं है। सरकार जब चाहे आपको, आपकी माँ या पिता को, आपके बच्चों को किसी भी वक्त उठा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, आपको घर से खदेड़ सकते हैं। आपको नागरिक हक कोई भी बचा नहीं है और आप असुरक्षा में रहते हैं। तो आप क्या करते हैं? मैं पूछ रहा हूँ, आप कहीं ऐसी जगह दुनिया में ढूंढते जहाँ पे आपको सुरक्षा हो। और ये हक तो इंसान इसी तरह से जीवित रहा है सदियों से। तो रोहिंग्या दुनिया के कई जगहों में गए हैं ढूंढने के लिए। हमारे देश में एक्चुअली संख्या बहुत कम लोग मानेंगे कि हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं।
रिजुरी ने कुछ वक्त पहले 40,000 की संख्या बताई थी, बट द यूएन सेज देयर इज नथिंग मोर देन अबाउट 22,500 से ज़्यादा लोग भी हैं इतने विशाल देश में। और हमें ये ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है कि मतलब इतना बोझ ये देश वहन कर रहा है रोहिंग्या लोगों को संभालने में। और किस तरह से संभाल है, आप किसी भी रोहिंग्या बस्ती में जाएंगे तो आप पाएंगे कि मतलब जो गरीब से गरीब हिंदुस्तानी नागरिक है उससे भी बदतर हालत में वो जी रहे हैं, झुग्गियों में, मतलब सड़कों पर कचरा बिन के किसी न किसी तरह से अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। सरकार इनको इतनी भी इजाज़त हम नहीं दे रहे हैं कि 22,000 लोग जिनको ये खतरा है कि उनको अपने देश में नरसंहार का सामना, उनको अपने परिवार को सामना करना पड़े, औरतें हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को हम डिटेंशन सेंटर में डाल रहे हैं। अब एक बार फिर डिटेंशन सेंटर हम मतलब कल्पना नहीं कर सकते डिटेंशन सेंटर क्या है। जेल कुछ हद तक हम समझते हैं, जेल से भी बदतर हालत। और मैंने खुद जो डिटेंशन सेंटर असम में थे, मैं प्रशांत जी के साथ हमारा पिटिशन उसके बाद हुआ। मैं पहला अशासकीय व्यक्ति था जो उन डिटेंशन सेंटर में गया। और नरक के नज़दीक अगर मैंने कोई जगह देखी है वो डिटेंशन सेंटर है। क्योंकि जेल में फिर भी कुछ हक है। जेल के एक किनारे में, एक हिस्से में लोगों को मतलब परिवार को बांट दिया गया है। सालों साल तक आप वहाँ हैं और विचित्र स्थिति है कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते हैं। अगर आप रोहिंग्या हैं तो अगर आप निकलेंगे तो आप एक नरसंहार की हालत में जाएंगे। और अगर आप तथाकथित बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी आप हैं नहीं, आपके पास कागज़ नहीं है, बांग्लादेश आपको तब स्वीकार करेगी जब वो मानेगी कि आप बांग्लादेशी हैं। तो आप निकल नहीं सकते हैं और आप वहीं हैं। और उम्र कैद एक जेल के अंदर, जेल के हालात में उसका सामना हम लोगों ने किए। एक इंसानी मतलब करुणा की बात भी मुझे लगता है कि उसकी बात भी करना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जिस देश का स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमें गर्व है, क्या हमें गर्व है कि हम 22,000 लोग जिनको जो जेनोसाइड का सामना कर रहे हैं उनको हम रखने के लिए हमारा दिल इतना तंग हो गया है, हमारे साधन इतने सीमित हो गए हैं। और हम लोग नॉन रिफॉल्वमेंट एक कानूनी स्थिति है कि आप उस व्यक्ति को निकाल नहीं सकते हैं जो एक जेनोसाइड के हालत में जाएगा। तो वो भी हम, और जैसे मुख्यमंत्री कह रहे थे, अब हम कोई कानून नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे। और पुशबैक का मतलब ये है कि आप कानूनी प्रक्रिया नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि ज़बरदस्ती उनको धकेल रहे हैं उस हालत में जहाँ पे उनका नरसंहार की बहुत बड़ी संभावना है। तो मुझे लगता है मेरे बाकी साथी बहुत कुछ जोड़ेंगे। मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन बुज़ुर्ग लोग हैं, बच्चों को आप उस हालत में भेज रहे हैं। हमारे हितों की बात, आप सुरक्षित तब होंगे जब हर रोहिंग्या यहाँ से चला जाएगा। आपके नाम पे इतना बड़ा जुल्म किया जा रहा है, हम लोग चुप रहें तो मतलब हम भी उस जुल्म के हिस्सेदार हैं। वो चुप्पी कम से कम हम तोड़ें, कहें कि ये गलत है। 22,000 लोग जिनका ज़िंदगी खतरे में है, जो नरसंहार की हालत में से निकले हैं, उनको हम अपने घरों में जगह दें। हम अपने देश में पूरी तरह से मतलब उनको वोट करने का हक नहीं, लेकिन हर हक शरणार्थी को मिलना चाहिए। स्कूल मिलनी चाहिए, राशन मिलनी चाहिए। और हम लोग 22,000 लोगों को संभालने से हमारी कोई गरीबी बढ़ेगी नहीं, हमारा सर ही ऊंचा उठेगा। यही मैं मानता हूँ। और उस इंसानियत के नाते
मैं अपील कर रहा हूँ कि हम लोग इसके बारे में अपनी खामोशी तोड़ें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।